नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन। इन दिनों महिलाएं जो हैं संसद से लेकर के गली कूचों तक एक चर्चा का विषय बन चुकी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या नेताओं के विवादास्पद बयानों की बात करें तो महिलाएं इस समय जो हैं और महिलाओं का जो सोशल स्टेटस है वो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कही जाती है हमारे आत्मनिर्भर होते हुए इस देश में, उसके ऊपर बात करने के लिए और महिलाओं का सोशल स्टेटस क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली में क्या है, हम किसे कहेंगे कि हमारे भारत की जो नारियां हैं वो वुमेन एम्पावर्ड हैं या वो एम्पावरमेंट की ओर आगे जा रही हैं, और एक्चुअली में व्हाट डज दिस टर्म एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मीन लीगली एंड प्रोफेशनली। ये सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट मीनू पाधा जी। मीनू जी, आपका इन कॉन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you for inviting me in this very important discussion. Thank you. जी, डिस्कशन आपके साथ हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मीनू पाधा जी जो हैं, ये नेशनल काउंसिल है एक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है, उसकी ये अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर की, प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर की, और उसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी है इरकॉन, उनकी ये लीगल एडवाइज़र भी हैं। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट एक्ट के लिए इन्होंने पिछले 3 सालों में इतना ज़्यादा काम किया है कि प्रशासन तक इनकी बात जो है, इनके कार्य की बात जो है वो पहुंच चुकी है। और हाल फिलहाल में ही उपराज्यपाल जी के साथ इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट एक्ट को लेकर के एक बात भी की है जिसका संज्ञान हमारे प्रशासन ने लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए लाजिम तौर पर हमें यही लगा कि इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो विमेन एम्पावरमेंट और सोशल स्टेटस एंड पर्सनल प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इन जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर पे बात कर सके। मीनू जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी, विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट डज दिस टर्म एग्जैक्टली मीन प्रोफेशनली एंड लीगली? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट को सबसे पहले तो ये इतनी वाइड टर्म है, इसको हमने बहुत नैरो कर दिया है। मतलब अगर महिला जो है घर से बाहर निकलती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला को बाहर अलाउ करना, हमारी कंट्री में जो है बहुत सारे लॉज हैं जिसकी मैं हमेशा कभी भी किसी भी जगह जाती हूँ तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारे बहुत सारे लॉज हैं कंट्री में। डाउरी को लेकर लॉ है हमारा, वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट को लेकर लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर लॉ है, और जितने भी क्रिमिनल जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पीनल प्रोविजंस है। लेकिन उन लॉज की जो है इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपर नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे यहाँ पे बहुत कुरीतियाँ रही हैं कंट्री में। डाउरी का हमेशा से प्रचलन रहा है, डाउरी लेना देना बहुत खुल के, ये इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे केसेस है जहाँ पे आप मतलब कि डाउरी का लेना देना चलता है और सरेआम चलता है, कोई वो छुप छुपा के नहीं होता। देन फीमेल फीटिसाइड का बहुत वो रहा है, प्रचलन रहा है कि बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता था। अल्टीमेटली विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत वाइड टर्म है, उसकी दिशा में हम चल रहे हैं, नो डाउट। हमने फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, वी कैन नॉट डिनाई दैट। वी हैव सो मेनी स्कीम्स लाइक हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 में स्कीम आई थी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से एम्पावर्ड हुई है विमेन। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे बोलें तो अभी भी वी हैव लॉन्ग वे टू गो, अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, क्योंकि एम्पावरमेंट शब्द हम इतना नैरो नहीं कर सकते कि हाँ बेटी शाम को बेटी काम पे जा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, दैट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल, इसी एक बात पर आना चाहती थी मैं मीनू जी कि क्या फाइनेंशियल एक डिपेंडेंस जो हम लोगों की फैमिली के ऊपर रहती है, फीमेल्स की खास तौर पर, अगर इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली एक फीमेल, तो क्या सिर्फ इसको ही एम्पावर्ड कहा जाएगा, या वो महिलाएं जो मॉडर्नाइजेशन की और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स की ओर ज़्यादा बढ़ रही हैं, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, उन्हीं को एम्पावर्ड वुमेन कहा जाएगा? देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि वेस्टर्न आप कल्चर को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ वुमेन एम्पावरमेंट, बट दैट इज़ नॉट राइट वे।
अगर एक महिला है, वो एक पंचायत, एक पूरे गांव की सरपंच है, पंचायत को हेड करती है, वो भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। ज़रूरी नहीं है कि उसने अगर इंडियन कल्चर अडॉप्ट किया है, उसने इंडियन ड्रेसेस पहनी है, उसने वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन वो जीन्स वगैरह नहीं डाल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्पावर्ड नहीं है। अगर एक बच्ची, एक फैमिली है जिसमें बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और उस फैमिली में अब अलाउ कर रहे हैं बच्चियों को पढ़ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तभी आप एम्पावर्ड कहलाएंगे अपने आप को। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही वाइड टर्म है, वाइड एक कंसेप्ट है। हम इसको इस तरह से सिर्फ ये करना कि नहीं वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेरे ख्याल में ये बहुत रॉन्ग परसेप्शन है। आई थिंक हमें ये चीज़ से थोड़ा समझना चाहिए कि व्हाट इज़, there is a much difference between the adoption of the culture of westernization and then women empowerment। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। जी, एक और बात जो हमारी यंग जनरेशन में देखी जाती है इन दिनों की, यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली ऐसी लड़कियों को जो एक मॉडर्नाइज्ड एटमॉस्फेयर में, मैं ये भी कहूँगी कि जो एक पढ़े लिखे एटमॉस्फेयर में जी रही हैं, बड़े जो घर के हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तो बच्चियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि अगर मेरे माता पिता इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ये मुझे किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं, दैट मीन्स शायद मुझे सप्रेस किया जा रहा है। तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी जुड़ जाती है कि क्या इसी को आप विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, आप हमें बढ़ने नहीं दे रहे। अपनी मनमानी करना, इसी को आजकल यंग जनरेशन जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का नाम दे देती है। कितना सही होगा ये? देखिए, फैमिली जब आपको कोई चीज़ के लिए टोकती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई थिंक आज की जनरेशन को स्पेशली समझना चाहिए कि व्हेन योर पेरेंट्स आर आपको किसी बात पे रोक रहे हैं तो वो आपके भले के लिए ही है। हम हर टाइम वुमेन एम्पावरमेंट का टैग लगा के ये जो वो नहीं कर सकते कि आप वुमेन एम्पावरमेंट का हम इसे नाम दे दें। दिस इज़ नॉट गुड। अगर एक पेरेंट्स है, ऑफकोर्स पेरेंट्स जो हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, और अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए आपका इतना, आई थिंक आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनका इतना माइंडसेट तो है, वो इतना समझने की क्षमता तो रखते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं तो आपको अपना माइंड लगाना है कि क्या ये हमारे भले के लिए है। इफ़ येस देन प्लीज़ इसको वुमेन एम्पावरमेंट का, फीमेल को मैं यही कहूँगी, क्योंकि आजकल देखने पे आया है कि बहुत ज़्यादा एक फेमिनिज्म को एक गलत डेफिनेशन का वो कर दिया है। लाइक फेमिनिज्म टॉक अबाउट इक्वालिटी। ये नहीं है कि प्रेफरेंस है मेल के ऊपर, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वी कैन नॉट डिनाई। हमारा हमेशा से जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे एक मर्दों के प्रति जो है वो सोच हमेशा से वो रही है कि यही करेंगे, यही स्ट्रॉन्ग जेंडर है। हालांकि महिलाएं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बहुत सारे फाइटर पायलट से लेके चांद तक हर जगह महिलाओं ने अपना एक्सेल किया है, चाहे वो लीगल प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी भी जर्नलिज्म में हो, हर जगह महिलाएं बहुत एक्सेल कर रही हैं। लेकिन एक गलत धारणा भी चल रही है, लाइक फेमिनिज्म वर्ड को मिसयूज़ किया जा रहा है। आई वुड से उसको कंसीडर किया जाता है कि नहीं, हर वक्त आप एक बहुत रॉन्ग मुद्दा लेके एक फेमिनिज्म का नाम दे देते हैं। आई थिंक वो भी सही नहीं है। फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात करता है तो इक्वालिटी को साथ में रखें। हमारे पास हमारा इवन की संविधान भी जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी के हक की बात करता है, उसको कंसीडर करें, उसको हमेशा दिमाग में रखें। बिल्कुल, रॉन्ग नैरेटिव्स जो फेमिनिज्म को लेकर के हैं और विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हैं उन्हें हम बढ़ावा ना दें, और कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपनी समझ और अपने पढ़े लिखे आचरण को देख करके हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करें। इससे जुड़ी हुई हमारे पास कुछ ऐसी ओपिनियंस भी हैं मीनू जी, जो हमने ऐसी महिलाओं से ली जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और जो कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं और अपना नाम कमा चुकी हैं। तो कुछ एक ओपिनियंस हमारे पास इस समय मौजूद हैं, इन पर हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। लेकिन पहले ये हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि क्या है इस समय महिलाओं की सोच। आप हम लोगों को गरीब लोग ना समझे कि आप हमें दर्जे देंगे। हम लोग दर्जे पाने के मुस्तकम नहीं हैं। हम लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ही ऊंचा दर्जा पहले ही दिया हुआ है। हाँ, ये जो इवेंट्स है एक प्रोग्रेसिव कोशिश है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने फील्ड में अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं,
उन लोगों को फेलिसिटेट किया जाए और उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए उन एफर्ट्स के लिए, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे औरतों को बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए, कश्मीर से बाहर जाने के लिए या खैर किसी भी इवेंट में जाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए 1000 परमिशंस मांगनी पड़ती हैं और उसके बाद ही वो बाहर निकलती हैं और सामने बढ़ के आती हैं। तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद जब एक औरत बाहर निकलती है और वो अचीव करती हैं जो शायद कोई और सोच भी ना सके, तो उसे फेलिसिटेट किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड दिस इज़ वेरी प्रोग्रेसिव। प्लस आई अगेन से दैट वीमेन आर नॉट दैट आर बेगर्स। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है कश्मीर सोसाइटी में। आई एम सॉरी टू से यहाँ की जो हालात हैं, प्रेजेंट टाइम कॉन्फ्लिक्ट जो इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे, उसके तय क्या होता है कि बंदे को इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, वो अपनी बीवी पे निकालता है, उसको और कोई फ्रस्ट्रेशन भी होती है, वो अपनी बीवी पे निकालता है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का फ्रीक्वेंसी है, इट हैज़ गॉन वेरी हाई इन कश्मीर सोसाइटी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सेप्टेंस दी जाती है। एक औरत एक्सेप्ट कर लेती है कि अगर उसका हस्बैंड उसको पीटता है तो इट इज़ नॉर्मल। आई बिलीव हमको वो सोच, वो बेसिक चीज़ चेंज करनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, एक और चीज़ है जो इनहिबिटिंग फैक्टर आता है, अगर हम इसके खिलाफ बात करते हैं उसके बाद क्या होता है, हम कोर्ट में जाते हैं ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने के लिए, इंडियन लॉ है, लेकिन वो कोर्ट का प्रोसेस इतना लंबा रहता है कि सालों साल उस चीज़ का कोई जो है फैसला होके नहीं आता है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस इम्पार्टिंग एजेंसी होती हैं, चाहे वो आपका एक्स हस्बैंड रहा हो या आपकी सास रही हो या शायद कभी आपके रिश्तेदार रहे हो या जो कोई भी होगा, वो खुले घूम रहे होते हैं और इस औरत को थ्रेटन कर रहे होते हैं। और एक वक्त पे क्या होता है, ये औरत जो है मजबूर हो जाती है कि वो अपना केस वापस ले ले। इन फॉल्ट्स को अपनी सोसाइटी से दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब ये फॉल्ट्स दूर होंगे तब डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस रिपोर्ट होंगे और शायद ये सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी की तरह आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं हमेशा ये अपने बयान में कहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट, तो अगर आप देखेंगे बुनियादी तौर पे वुमेन जो है वो पहले से ही एम्पावर्ड होती है। सो यू डोंट नीड टू एम्पावर हर बिकॉज शी हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय हर रिलीजन, बाय हर डिग्निटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हर। बट बहुत ही बदकिस्मती की बात ये है कि हमें इस चीज़ को हमने अभी तक तस्लीम नहीं किया है सोसाइटी में। अभी भी हम ये कहते हैं कि औरत जो है वो कुछ दर्जे में हमसे कम है या कुछ हमारी बराबरी नहीं कर सकती। तो बराबरी हम करना भी नहीं चाहते। मर्द और औरत दो जो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट जो है पिलर्स हैं, इफ़ दे आर नॉट इक्वल बट दे हैव टू बी लाइक दैट। सो ये चीज़ मैं कहूँगी कि हम जब तक अपने जहन में ये तस्लीम ना करें कि औरत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, तब तक एम्पावरमेंट के नारे जो हैं वो हॉलो ही होते जाएंगे। एंड वंस वी रियलाइज़ कि नहीं हम एम्पावर्ड हैं, हमें अपनी इज़्ज़त करवाते हैं, या सोसाइटी ये दिल से तस्लीम करे कि ये पहले ह्यूमन बीइंग है उसके बाद औरत है, तो आई थिंक एम्पावरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो एम्पावरमेंट, विमेन, ह्यूमन राइट्स अबव विमेन राइट्स, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। पहले दौर में देखा जाता था कि काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है या औरत अपने बारे में जो उसकी जहनी परेशानियां हैं वो नहीं बयान कर सकती थी। लेकिन काफ़ी टाइम से एक ऐसा दौर स्टार्ट हुआ है कि जब से एजुकेशन इम्पार्ट हुई है तो विमेन आर वेरी कॉन्शियस। मर्द हजरात भी अब ये सोचने लगे हैं कि औरत भी सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन मैंने फील्ड में काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है, तो काफ़ी केसेस में जो एजुकेटेड पीपल हैं वो भी औरत की इज़्ज़त नहीं करते। तो हम ये नहीं कह सकते, बट हाँ अब एजुकेशन की वजह से थोड़ा फीमेल कॉन्शियस हो गई है, बट जहन हमारी जो है वो वहीं 50 साल पुरानी है कि औरत जो है पैर की जूती है और उसे वैसे ही रखा जाना चाहिए। तो ये चीज़ बदलनी चाहिए। एक चेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे NGOs काम कर रही है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां अब NGOs चलाने लगी है। उसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। जैसे कि अभी बहुत सारी लड़कियाँ, हाल ही में मैंने एक लड़की देखी, वो शी इज़ मैरिड इवन, बट अभी वो कर रही है काम, वो फ्लैग्स बना रही है, जैसे उसका बिज़नेस बहुत डेवलप हुआ। तो वैसे ही बहुत सारे आगे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब एक औरत आगे आती है तो उसके पीछे 10 बाहर निकलते हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। हाल ही में 2021 की बात ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। टैलेंट की बात अगर करेंगे, वो तो आपको पता ही है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो मैन हो या वुमेन हो। तो ये ज़रूरी है कि जिसके पास टैलेंट है वो आए, क्योंकि आज ऐसे प्लेटफॉर्म्स NGOs दे रहे हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं कि वो आगे आए और अपना दिखाए टैलेंट। सो ये ज़रूरी है
कि जिसके पास है वो आगे आए और दिखाइए कि मैं भी कुछ है। मीनू जी, ये जो बातें आपने इस समय सुनी, ये जो ओपिनियंस थी, इसमें कुछ हमारी छोटी बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं वो ये भी कहती हैं कि समाज उन्हें आगे बढ़ाने में अब मदद कर रहा है, और कुछ ऐसी भी आपने महिलाएं देखी जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स के ज़रिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए अपना नाम कमा लिया है। लेकिन सवाल इस पूरे दौर में यही है कि सभ्यता का जनक जो है भारत कहा जाता है, और भारत एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे माहौल में आज तक बच्चियों को बाहर जाने से, आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, और ऐसे देश में हमें विमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर काम करना पड़ रहा है, एज एन एडवोकेट, एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज सोशल एक्टिविस्ट। कितना सही या गलत आप इसे समझते हैं? देखिए, आपने सही बोला कि आज भी हमें विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ रही है। आई थिंक ये डिस्कशन करनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वी हैव नॉट अचीव्ड दैट मच। एक टाइम होता है, नवरात्रों का टाइम आता है तो देवियों का पूजन किया जाता है, उनके पाँव धोए जाते हैं। हमारी गॉडेसेस जो हैं सारी फीमेल हैं मोस्टली, मतलब भगवान जो है सारे फीमेल मोस्टली हैं। हम माता रानी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जम्मू में तो बिल्कुल वैष्णो देवी को इतना पूजा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ही जब समाज की एक तस्वीर ये भी है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, महिलाओं के साथ, बूढ़ी महिलाओं के साथ, और बाद में ये कभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत सारे ऐसे बैठे हुए लोग कभी कभी कहते हैं, जिन्हें हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पीपल कहते हैं, उनकी तरफ से जब इतने भद्दे बयान आते हैं तो आई थिंक वो काफ़ी एक शेमफुल है पूरी कंट्री के लिए कि इन लोगों को हमने ऐसी जगह बिठा के रखा है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजा हुआ है। तो वो काफ़ी डिस्कस्टिंग होता है। लेकिन हाँ, एक महिला को एक तरफ नवरात्रों के दौरान आप उसी कंजक की पूजा करते हैं, एंड इस तरह सोसाइटी का जब रवैया दिखता है कि कुछ महीनों की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, कुछ छोटी छोटी बच्चियों के साथ चाइल्ड सेक्स। अभी आप कोविड के दौरान देखेंगे तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे डेटाज रिलीज हुए हैं। बिल्कुल, अभी संसद में ये बयान जारी किया गया है, हमारी स्मृति ईरानी जी ने भी इसका उत्तर दिया है, और उन्होंने अपने उत्तर में ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 3,500 से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जो हैं कोविड के दौरान में देखे गए हैं। ऐसे माहौल में हमारा देश आत्मनिर्भरता की और महिला सशक्तिकरण की बात करता है। बिल्कुल, आपने सही बोला है। देखिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करूं या फिर लॉकडाउन में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की बात करूं, ये नो डाउट बहुत राइज हुए हैं, बहुत सारे डेटाज रिलीज़ हुए हैं। अब पहले बच्चों को था, अगर मैं स्पेशली पहले बच्चों की बात करूं तो बच्चों को ये था कि पहले वो स्कूल जाते थे। ऑफ कोर्स एक एस्केप होता है जब आप स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है मे बी, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिला है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस घर के अंदर होते हैं। परपेट्रेटर हमेशा जो क्रिमिनल होता है वो घर के अंदर या फिर कोई बड़ा नोन में इंसान है, क्लोज होता है। उसमें क्या होता है कि अब बच्चों को स्कूल एज ए एस्केप यूज़ करते थे वो, कि बाहर जाके मे बी अपने टीचर को बता देते, या फिर घर में कोई ऐसा इंसान होता जिसे ट्रस्ट वर्दी कहते हैं तो उसको बता देते थे। अब ये चाइल्ड सेक्सुअल के अब्यूज़ के केसेस अब बच्चे बताएं तो किसको बताएं। दूसरी चीज़, लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत राइज हुए हैं। पहले ऑफ कोर्स नो डाउट वुमेन फाइल कर देती हैं केसेस, पुलिस स्टेशन भी जाती हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ी चीज़ है। मैंने एक PIL भी फाइल की है हाई कोर्ट में, JNK हाई कोर्ट में, जिसमें ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लेके मैंने इशू उठाया है। एंड आई होप उसमें कुछ ना कुछ वो होगा, क्योंकि हमारे पास CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एंड जो बनी हुई हैं ऑलरेडी पहले से उन्हीं को एक्सटेंड किया जा रहा है। नई चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज JJBs यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स नहीं बनाए जा रहे हैं। इसी को लेके मैं कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिली, एंड उन्होंने ऑन द स्पॉट ये ऑर्डर किया है कि जल्दी से जल्दी नई फ्रेश चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ जो हैं फॉर्म की जाएं। एंड आई होप इस तरह के स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट जब लेगी तो कुछ चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल। वुमेन कमीशंस की और वुमेन काउंसिल्स की जहाँ तक बात है, कितना ज़रूरी आप समझती हैं किसी भी प्रदेश में, और ख़ास तौर पर क्या ज़िला स्तर पर भी आपको लगता है कि इस तरह के काउंसिल्स और इस तरह के कमीशंस होने चाहिए?
देखिए हमारे यहाँ पे होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में विमेन सेल नहीं है। मैंने एक आरटीआई फाइल की थी, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी, उसमें पूरे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हर एक डिस्ट्रिक्ट पूरे JNK में मांगे थे और हर एक डिस्ट्रिक्ट से मुझे डेटा भी आया था। उसमें जब पता चला तो मुझे पता चला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में विमेन सेल नहीं है। अब एक नॉर्मल महिला है, वो जा रही, उसके साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है या सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, वो जाती है आगे रिपोर्ट करने। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, गांव हैं, दूर दराज रूरल एरियाज़ हैं। एक वुमेन पहले तो पुलिस स्टेशन जाने से डरती है, आगे उसको हर जगह मर्द ही मर्द पुलिस की वर्दी में दिखें, ऑब्वियसली उसके लिए इतना ईजी नहीं होता है रिपोर्ट करना। तो वुमेन सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है हमारी स्टेट में, ताकि विमेन जो है, क्योंकि बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, विमेन रिपोर्ट ही नहीं करती है, वो क्यों करेगी, कैसे करेगी? वो जब जाती है तो आगे वहाँ पे कोई महिला ही नहीं होती है। तो आई थिंक हर एक डिस्ट्रिक्ट में विमेन सेल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लॉज इतने ज़्यादा हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने बात की, सेक्सुअल वर्क प्लेस हरासमेंट को लेके लॉ है, डाउरी को लेके लॉ है, पर पब्लिक प्लेस हरासमेंट को लेकर भी लॉ एग्जैक्टली इतने सारे ईव टीजिंग को लेके लॉ है, पिनल प्रोविजंस है हमारी इंडियन पिनल कोड में जो भारतीय दंड संहिता है। लेकिन अल्टीमेटली उन लॉज का तब तक आई डोंट थिंक सो कोई फ़ायदा है जब तक वो हर महिला को उसको उसके बेसिक राइट्स पता ना हो। तो आई थिंक ये काम गवर्नमेंट का भी है, साथ साथ में जो NGOs इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग, हमारे यहाँ पे विमेन कमीशन नहीं है, ना ही चाइल्ड कमीशन है। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमारे यहाँ पे कमीशन जो है वो डिसॉल्व हो गए हैं। एंड कल जब मैंने ऑनेबल LG साहब से मुलाकात की तो उन्होंने ये जानकारी दी कि उन्होंने विमेन कमीशन के लिए फाइनली अप्रूवल कर दिया है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी स्टेट के UT के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी तो आई थिंक वी विल अचीव समथिंग। लेकिन इस पूरे समय में, इस पूरी चर्चा में एक ही बात मेरे जहन में बार बार उठ रही है मीनू जी, कि इतने बड़े देश में जहाँ पे हम ये कहें कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फीमेल तो गलत नहीं होगा, शायद 50% से ज़्यादा ही होगी, 80% तक की फीमेल पॉपुलेशन होगी। और ऐसे देश में, जिस देश को बाकी सारी दुनिया एक आइडल के रूप में देख करके आगे चलती है और आइडलाइज करती है फैमिली सिस्टम, उस फैमिली सिस्टम को चलाने वाली महिला यहाँ पर सेफ नहीं है। और हम बड़ी बड़ी आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, एजुकेटेड होने की बातें करते हैं और इंटेलेक्चुअल स्टेट होने की बातें करते हैं। कितना सही आप इसे समझती हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई थिंक एग्जैक्टली बात करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट जो जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन इन द सेंस कि हमें कोई वो नहीं है कि एकदम से सैलाब सा ले आना है। एक्शन ये छोटे छोटे स्टेप से होगा। बच्चियों को पढ़ने दें। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है और वो एक ही बच्चे की एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है, वो हमेशा मेल चाइल्ड को प्रेफर करती है, फीमेल चाइल्ड को हमेशा करती है। ये मैंने पढ़े लिखे लोगों से सुना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैंने अनपढ़ लोगों से सुना है। मैं एक मस्ती की पाठशाला के नाम से एक स्कूल चला रही हूँ, एक इनफॉर्मल स्कूल है। वहाँ पे जब मैं ये रैग पिकिंग में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जब मैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में, और मेरा भाई जो है ही इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट, तो हम जब कन्विंस करने गए उनके पेरेंट्स को कि हम आपके बच्चों को शाम को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दिन में तो वो बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं और वो ओपनली हो रहा है चाइल्ड लेबर। हम जाते हैं चाय की दुकान में, कोई ना कोई छोटू मिल जाता है हमें, मोस्टली हम देखते हैं ये सब। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां भी दिखाई देती हैं। एग्जैक्टली। तो वो घरों में जाके वहाँ बर्तन धोना अपनी मम्मियों के साथ। तो ऐसा है कि शाम को हमने जब बोला तो दे सेड कि ठीक है मैडम, लड़के को तो भेज देंगे, बट लड़की को पढ़ा के क्या करें, इसकी तो शादी कर देनी है, इसकी तो इसको पढ़ा के तो, मतलब दे ऑलवेज कंसीडर गर्ल एज अ यूजलेस पर्सन। और ये आई थिंक ये हमारी कंट्री को, और ये तो चलो पढ़े लिखे नहीं है, मैंने पढ़े लिखे लोगों में इस तरह की विचारधारा देखी है। दे ऑलवेज कंसीडर कि नहीं फीमेल है, इसकी तो शादी कर देनी है, इसको पढ़ा के क्या करें, अगर पढ़ाना भी है तो ठीक है सेकेंडरी तक पढ़ा देंगे, आगे इसको पढ़ा के क्या करेंगे। तो इस तरह का माइंडसेट जब तक हमारी फैमिली, जो फैमिली इंस्टीट्यूट है, वहाँ से चेंज नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम जितने मर्जी नारे लगा दें, जितने मर्जी अवेयरनेस कैंपेन्स चला दें, फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। और ये कब होगा? शिक्षा।
एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन मैम ऐसे में कई लोगों की ये भी धारणा है कि लड़कियों को मात्र शिक्षा दे देना ही तो उनको एम्पावर करना नहीं होगा ना। क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये नहीं लगता कि एक परिवार, जैसे कि आपने कहा कि फैमिली इंस्टीट्यूट से शुरू होना चाहिए, एक परिवार अगर लड़कियों को एक अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट देना शुरू करे सबसे पहले, तो वहीं से विमेन एम्पावरमेंट की बात शुरू होगी? देखिए, मैं ना एजुकेशन को बहुत सुपीरियर मानती हूँ। मुझे लगता है एजुकेशन जो है ना, अगर कोई चीज़ चेंज ला सकती है ना कंट्री में, तो वो एजुकेशन ही ला सकती है। आई ऑलवेज कंसिडर एजुकेशन एज अ बेस्ट वेपन टू फाइट ऑल दीज कर्स। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि एक लड़की को जब आप पढ़ाएंगे ना, उसको बस पढ़ाने तक अलाउ कर दें, वो लड़की खुद ही समझ जाएगी कि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करनी है और दुनिया से उसे अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। उसे अपने आप से, अपने जो सोसाइटी है उससे लड़ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आई थिंक एजुकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चियों को पढ़ाने दें, पढ़ने दें, आगे वो खुद ही संभाल लेगी उसको जो करना है। मेरे मीनू जी, इसी एक थॉट पर कि बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं और उसे आगे बढ़ाएं, इसी एक विचार पर जो आपने हमें इस अंत में दिया है, इस विचार पर हम अपनी इस चर्चा को समेटने की कोशिश करेंगे। और इन कॉन्वर्सेशन में आप हमारे साथ यहाँ पर आईं और इतनी अच्छी लीगल एस्पेक्ट्स को भी सामने रखते हुए इतनी अच्छी बातें आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी कहीं कि हमें लगता है कि उम्मीद यही जताएंगे कि हमारे दर्शक जो आपके ये कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, आपकी बातों से, आपकी विचारधारा से ज़रूर प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ज़रूर अलाउ करेंगे। इसी विचारधारा के लिए आपका हमारे स्टूडियो में आकर हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी। ज़रूर मैम। बच्चियों को पढ़ने दें प्लीज़, उनको एजुकेशन, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आई थिंक ये ऐलान जो प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट आई थिंक ये सबसे बड़ा स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो गई तो मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ करने के लिए ज़रूरत है हमें। बच्चियाँ खुद ही समझ जाएंगी कि कैसे उन्हें आगे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और कहते हैं जो आज पूजते चरण मेरे और मेरी कस्में खाते हैं, कल लोग यही होंगे शायद जो आंचल मेरा उठाएंगे। ये आंचल हम उड़ने ना दें और इस आंचल को जब भी हम उठाएं तो आदर से उठाएं, सम्मान से उठाएं और उसी सम्मान और आदर की नज़र से हम अपनी हर बेटी, हर महिला को देखें। इसी एक उम्मीद के साथ इन कॉन्वर्सेशन के लिए दिस इज़ बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।